नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में आज आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं श्री ब्रजेंद्र रेही जी से। जैसा आपको मालूम है कि गोइंग स्ट्रॉन्ग में हम बातचीत करते हैं उन ख़ास शख्सियों से, व्यक्तियों से जो कि 80 वर्ष से ऊपर हैं और अभी भी सक्रिय हैं और आपसे कुछ मनोरंजक जानकारी देने की स्थिति में हैं। ब्रजेंद्र रेही जी से आगे बात करते हुए मैंने उनकी किताब यहाँ वहाँ से मैं एक बहुत रोचक किस्सा देखा जिसमें ये उल्लेख था कि भारतीय संसद में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी सामने आई कि उस समय जो महाराजा लोग थे, और ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 71 में, जबकि प्रिवी पर्स मिसेस इंदिरा गांधी एबॉलिश कर चुकी थी और उसके बाद से प्रिवी पर्स के जो अधिकार, विशेषाधिकार समाप्त हुए, तो इन राजाओं को इनकम टैक्स की ये चंगुल में आ गए और इनके ऊपर इनकम टैक्स देने की जिम्मेदारी पड़ी, जो कि पहले दशकों से और शताब्दियों में ये स्थिति कभी नहीं थी। इन राजाओं को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन वो ज़माना बदल गया, प्रिवी पर्स एबॉलिश हुआ और किसी सांसद ने यह सवाल पूछा कि क्या देश में जो राजे महाराजे हैं उनके ऊपर टैक्स बकाया है। और उस सवाल और उस जवाब से ये ब्रजेंद्र रेही जी का कमाल है कि इन्होंने एक बहुत नायाब लेख प्रस्तुत किया जो अभी भी इंटरेस्टिंग है, इस किताब में है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि क्या आपने जानकारी देखी जब इसके बारे में रिसर्च की कि राजाओं महाराजाओं की क्या टैक्स लायबिलिटी है। अगर आपको वो आंकड़े याद नहीं हैं, ये इतना पुराना बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं बेशक कोई स्पेसिफिक जो भी आपको फैक्ट डेटा की देने की ज़रूरत हो, और बताएं कि उस समय क्या आपने रिसर्च के बाद देखा कि वस्तु स्थिति क्या थी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 1971 में प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया गया। प्रिवी पर्स इसलिए समाप्त किया गया क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ और सरदार पटेल ने और उनके सचिव ने मिलकर के सभी राजघरानों को एक किया, इतनी ज़्यादा रियासतें थी, तो उनको उनके खर्चे चलाने के लिए पैसे देने की बात हुई, तो वो एक संवैधानिक तौर से डिसाइड किया गया। तो प्रिवी पर्स का कानून पहले एक बार आया और लेकिन उस वक्त इसलिए राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण वो पास नहीं हो सका, वो बाद में जाकर के 71 में पास हुआ। लेकिन जो प्रिवी पर्स दिया जा रहा था, कई राजा ऐसे थे जिनके पास उस प्रिवी पर्स से जो कुछ मिलता था उससे उनका किचन का खर्चा ही नहीं चलता था। बस किचन के खर्चे में और थोड़े मोटे खर्चे से निकल जाता था, ना काफ़ी था। और कई राजा ऐसे थे जिन पर काम चलता था, उनको फ़ायदा था। एक तो राजघराने में ऐसे भी जानता हूँ जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके महल होते हुए भी उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं रहते। ऐसा राजघराना भी मैंने देखा जिनसे मुझे, और वो बहुत ही प्रसिद्ध राजघराना है, नाम नहीं लेना चाहता। तो जिस राजघराने के राजा से मैं मिला था उनको मैं बाजार में मिला उस शहर के, और उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो ऐसे भी राजा हुए क्योंकि लोगों के दिमाग में, समाज में इस तरह की मान्यता है कि राजाओं के पास अथाह संपत्ति थी, अथाह संपत्ति। ये तो एक तस्वीर का एक पहलू है। लेकिन मैं जिस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ, जैसे कि आपने भी चर्चा की है, लोकसभा में सवाल पूछा गया। ये लोकसभा में एक सांसद महोदय ने पूछा था। ये घटना 1982 की 1982 की है। सवाल में पूछा गया कि राजाओं पर इनकम टैक्स का या संपत्ति कर का कितना बकाया है। तो जो उत्तर दिया गया उसके अनुसार मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ आंकड़े पढ़ के जरूर।
तो बताया गया कि 15 भूतपूर्व शासकों पर 1982 में 13 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि बकाया थी। अब आप सोचिए कि आज जहां हमारा बजट लाखों करोड़ का, तब हमारा बजट कितना होता था? 6,000 का, 7,000 करोड़, इसका इतना सा बजट होता था। हजारों करोड़ तो कल्पना भी लोन माफ कर दिया जाता है, अब कर दिया जाता है। तो लेकिन ये उस वक्त की बहुत बड़ी राशि थी, काफी बड़ी राशि। तो उस राशि में यानी 13 करोड़ 72 लाख रुपया की राशि बकाया थी, और इसे बहुत बड़ी रकम माना गया, इसकी बहुत बड़ी रकम माना जाता था। और ये राशि कितने सालों से थी? ये राशि बकाया थी 18 सालों से। 18 साल में बढ़ करके इस ये जगह पहुंच गई थी। तब संसद में ये सवाल सब उठा। तो 30 सितंबर 1981 तक जो आंकड़ा पेश किया गया, इन भूतपूर्व शासकों से आयकर, धन कर, दान कर और संपदा शुल्क की 26 करोड़ 34 लाख 29 हजार रुपए की मांग की गई जी। यानी 13 करोड़ रुपया तो इनकम टैक्स के और 26 बाकी टैक्स मिला करके ये इतना हो तो गया। अब आपका ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से राजा थे जिन पर टैक्स का बकाया हुआ। तो मैं उन राजाओं के कुछ के नाम बताना चाहता हूँ, लेकिन जिनमें प्रमुख रूप से जिनके पास सबसे अधिक प्रिवी पर्स मिल रहा था, जिनको 1 लाख रुपया उससे अधिक का, उन राजाओं में से जिनके पास 10 लाख रुपए से ज़्यादा की मांग की गई थी, वो क्या थी? उनमें थे जयपुर के भवानी सिंह जी, हैदराबाद के नवाब मीर बरकत अली खां जी, बड़ौदा के फतेह सिंह राव गायकवाड़, ग्वालियर के माधवराव सिंधिया और त्रिपुरा के बी के देव। अब आप सोचिए कि इन शासकों पर पार्लियामेंट के हिसाब से, पार्लियामेंट के सवाल, जयपुर है, हैदराबाद है, और आपने बताया त्रिपुरा के परमन, नवानगर गुजरात की केसी जडेजा, मैसूर के जयाधाम राजा वाडियार, फरीदकोट के कर्नल हरिंदर सिंह, मणिपुर के आकिंद्र सिंह, पालीताना के शिवेंद्र सिंह तथा बहादुर सिंह गोहिल, इंदौर की उषा देवी, त्रावणकोर कोचीन के रामा वर्मा, पद्मनाभ दासा, बाला, मोरवी के एच.एन. मयूरध्वज सिंह जी और भोपाल के नवाब ज्योतिंद्र सिंह। ये सब उल्लेखनीय सभी लोग हैं, राजा महाराजा नवाब हैं। हाँ। और लेकिन ये एक बहुत कटु सत्य था कि प्रिवी पर्स बंद कर दिया गया, और वहाँ की जनता में स्थानीय रूप में इनके ऊपर उतना ही सम्मान था, इनका आदर था, इनसे उम्मीद की जाती थी कि उस तरह से ये रहेंगे। लेकिन इस स्थिति में ये लोग नहीं थे कि जो भी इनके ऊपर टैक्स लेवी हुआ वो उसका भुगतान कर सकें। लेकिन क्या था कि जिनके पास संपत्ति, यानी अगर खजाने की बात करें तो ग्वालियर महाराजा के पास जो संपत्ति थी, जिसकी चर्चा पिछले दिनों में देखी कि उनके पास डाइनिंग टेबल इतना बड़ा था कि उसके ऊपर जो भोजन परोसा जाता था वो चांदी की रेलगाड़ी में होता था। यानी अगर 50 लोग बैठे हैं तो वो पहुंचने के लिए वो चांदी की रेलगाड़ी होती थी, जिसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ, पकवान होते थे, और वो घूमती रहती थी। तो संपदा की कमी नहीं, आज भी नहीं थी। ठीक है, तो ये आय करके बकाया की बात है। तो इनकम टैक्स तो आज भी हम बहुत पैसे वाले भी टाइम पर नहीं देते हैं। अब तो जाकर के स्थिति बदल गई है, लेकिन वो एक समय ऐसा था जिस वक्त ये इन राजाओं पर इतना कर्ज बकाया था। इनमें से कई राजाओं ने आयकर मूल्यांकन का विरोध भी किया था। उसमें नवाब पटौदी भी थे, जयपुर के महाराजा भी थे, जडेजा भी थे। उनके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, नहीं, जो टैक्स मांगा गया है, जैसे हम इनकम टैक्स में आज भी करते, तो उन लोगों ने इसका वो भी किया था। तो सबसे ज़्यादा जो मांग की गई थी, जितने निपटान के बाद, करों का निपटान हो भी गया, उसके बाद भी सरकार ने अपीलों के निपटाने के बाद भी डायरेक्ट टैक्सेज में जो डिमांड की थी, उसमें 4 करोड़ 95 लाख 52 हजार रुपया हैदराबाद के नवाब पर फिर भी बाकी निकले। ये सवाल उसी के रेफरेंस था। और इसके बाद जो दूसरा स्थान था वो ग्वालियर के सिंधिया परिवार का था, और उन पर 2 करोड़ 79 लाख 81 हजार रुपये का बकाया है, जबकि मांग 2 करोड़ 87 लाख और 46 हजार रुपये की। तो ये मतलब मेरा कहने का ये था कि भूतपूर्व राज परिवारों पर
जो बकाया था वो इस तरह से था। तीसरे नंबर पर फतेह सिंह राय गायकवाड़ का था, जो जी, बड़ौदा के महाराजा जी। थे, और उन पर दान कर का भी पैसा था। तो ये जो करों का, संपत्ति कर का जो बकाया है वो आपने सब, ब्रिगेडियर भवानी सिंह का भी नाम हाँ, पढ़ा था। तो वो उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा संपत्ति कर का जो मूल्यांकन हुआ था वो जयपुर के महाराजा का हुआ था। जयपुर के महाराजा भवानी सिंह से 7,94,74,000 रुपए की मांग की गई। इस मांग के विरुद्ध अपीलों पर विचार भी चल रहा था और 27,91,000 रुपया भवानी सिंह पर कर अदायगी बाकी थी। इसी तरह मणिपुर के राजा पर भी, तो इन पर इसी तरह गुजरात के राजा पर भी थी जो पालीताना के थे। तो 77 से 81 के बीच में इन 404 वर्षों में इन राजाओं पर कई तरह का टैक्स का बकाया। ये भी स्पष्ट होता है कि उस कानून जो मिसेस इंदिरा गांधी ने 71 में लाई, उससे पहले ये सब राजा, नवाब, महाराजा लोग जो बहुत कमांडिंग पोजीशन में अपने राज्य में थे, उस कानून की नज़र के बाद, बदलने के बाद उनकी इतनी टैक्स की लायबिलिटी बन गई जो संभवतः वो देने की, पूरा चुकाने की स्थिति में शायद नहीं थे। नहीं, वो राजाओं का उनके पास प्रॉपर्टी थी, क्या वो बेच सकते थे? जैसे वो रेलगाड़ी थी या तलवार थी और तख्त था, ये भी पता करने की चीज़ है कि क्या उसके ऊपर कितना टैक्स लगता, वेल्थ टैक्स लगता, क्या होता, ये सब पता नहीं। लेकिन ये बात तय है कि ये संसद में सवाल उठा था। और देखिए किसी के पास कितनी संपत्ति और कितना इन्वेस्ट किया है या कितना बेचा है, जब आपने टैक्स ले लिया तो आपको दूसरे से पूछने का अधिकार चला जाता है कि आपने जब टैक्स दिया और आपने मूल्यांकन कर लिया। तो और जिनके पास शताब्दियों से, सैकड़ों साल से जो लोग राज करते रहे, उनको आप जलील नहीं कर सकते। आप उनसे ठीक कहा आपने, संभवतः इसी के लिए। हाँ, तो टैक्स का बकाया अलग बात है, लेकिन राजघरानों की अपनी एक व्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति थी। और ये सत्य है कि सरकार की मांग कई बार ठीक भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये था राजाओं पर जो आयकर का कर्ज चुका था, उसके बारे में संसद में पूछे गए सवाल के बारे में मैंने एक उस वक्त के तथ्यात्मक दृष्टि से इस पर जो लिखा था, और बड़ी रुचिकर लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया था, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत ही रोचक इसमें जानकारी थी, और दर्शक शायद ये भी अब ध्यान में रखेंगे कि आज की वस्तुस्थिति ये है कि ये सब बड़े बड़े महाराजाओं जिनके नाम दिए गए, इनमें से बहुतों ने अब अपने पैलेसेस में होटल बना लिए हैं, जिससे उन्हें एक तरह से लगातार इनकम मिलने लगी है, और संभवतः इसी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हो। और टैक्स अब उनके ऊपर कितना बकाया है ये तो पता नहीं। पर एक स्थिति मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक स्थिति यह है कि ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जब भूतपूर्व शासक हट गए जी, तो अगर उनको हम शासक मान रहे हैं या उनकी जनता मान रही है, तो ये लोगों की भावनाओं का सवाल है जी। दूसरी बात, उन पैलेसेज को अगर आपने होटल्स में कन्वर्ट किया है जी, तो वो आपकी इकोनॉमी में योगदान भी दे रहे हैं जी। ये कहना अलग बात है कि राजाओं तो वो सुविधा भी दे रहे हैं, तो वो व्यापार कर रहे हैं, तो इसका हक है उनको जी। अगर लेक पैलेस उदयपुर का दुनिया भर के प्रसिद्ध उसमें से है जी, और उदयपुर महाराणा के उससे पूरी दुनिया में लेक पैलेस की पहचान एक सुंदर होटल के रूप में है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी एक पहचान की बात है, देश के लिए गौरव की बात है। हाँ, तो ये तो विषय एक अलग तरह का है। बहुत ही आपने रोचक जानकारी दी और इसके लिए धन्यवाद। बने रहिए आप हमारे साथ, इसी तरह हमारी बातचीत ब्रजेंद्र रेही जी से आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार।